मीशा जो कॉकरोच से बचकर बाहर आई थी, शारिक के तेवर देखकर एकदम से सहम गई। उसे तो लगा था कि शारिक फौरन उसकी मदद करने आएगा या कम से कम उस कॉकरोच को ही मार भगाएगा, लेकिन जब उल्टा शारिक ने मीशा की कलाई थामकर उसे अपने ऊपर खींचा तो वो दंग रह गई। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। एकदम से मीशा ने घबराकर अपने शौहर को देखा जो सुर्ख आंखें लिए उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। बदतमीजी ये नहीं है, बल्कि बदतमीजी ये है कि तुम आधी रात को एक नौजवान लड़के के कमरे में आकर न सिर्फ उसे नींद से उठा रही हो, बल्कि कॉकरोच का बहाना करके उसके साथ बिस्तर पर भी आन बैठी हो। बताओ, तुम्हारी ये हरकत कहाँ की शराफत का मुजाहिरा है। इतना कुछ तो मीशा ने भी नहीं सोचा था जितना भयानक मंजर शारिक ने घड़ लिया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मीशा का दिमाग एकदम से घूम गया। बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहा हूं जैसे तुमने हरकत की है। अब मेरी नींद तो तुमने खराब कर दी, ऊपर से रात भी है। शारिक ने जुमाइनी लहजे में कहा तो मीशा अबरू चुकाकर बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वही मतलब है जो तुम समझ चुकी हो। चलो शाबाश, अब मुझे तंग करने का नतीजा भुगतो। ये कहकर शारिक ने अपना लिहाफ एक जानिब फेंका और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? मीशा ने जल्दी से पूछा, क्योंकि उसे शारिक का अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। वो अंदर से काफी डरी हुई थी। मेरी जान, दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। समझती हो ना, दरवाजा बंद करने का मतलब। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे की जानिब मुड़ा तो मीशा उंगली उठाकर बोली, खबरदार शारिक, अगर तुम गए देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूं। इस बात पर शारिक मुस्कुराते हुए मुड़ा और बोला, मेरी जान, आपका हाल तो मैं करूंगा, लेकिन वादा करता हूं तकलीफ नहीं दूंगा, बिल्कुल फूलों की मानिंद छूंगा। तुम कितने बेशरम हो, बदतमीज इंसान, शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रहे हो एक लड़की के साथ? मीशा के तो सर पर लगी और तल्लुओं पर जा बुझी। इस बात पर शारिक ने एक झटके से आकर बिस्तर के ऐन बराबर उसे बैठ गया और संजीदगी से बोला, क्या तुम्हें शर्म आती है? तुम नहीं हो बदतमीज? आधी रात को एक लड़के को बुलाकर बिला वजह तंग कर रही हो। निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं अभी मैं इतना बदजौक नहीं हुआ। उठो, शाबाश, जाओ यहां से। एकदम से ही शारिक की टोन ही बदल गई, जबकि मीशा मारे हैरत के मुंह खोले उसे देख रही थी। क्या लड़का था ये? अभी उससे खौफ आ रहा था और अब उस पर शदीद गुस्सा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मीशा ने हाथ से मुक्का बनाकर शारिक की जानिब इशारा किया तो वो भी उसी तरह मुक्का बनाकर ऐन मीशा के मुंह के सामने ले आया। ये हाथ देख रही हो? तुम्हारे हाथ के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। उठो, अब जाओ मेरे कमरे से, पहले ही नींद खराब कर दी। वो अभी तक कमरे से नहीं गई थी, तभी शारिक ने उसका हाथ थामकर कमरे से ऐन बाहर ला खड़ा किया और उसके मुंह पर ठक करके दरवाजा बंद कर दिया। जाहिल, ये कहकर वो अभी मुड़ी ही थी जब उसे सेंट्रल टेबल के सामने कॉकरोच दिखाई दिया, जिसका रुख मीशा की जानिब ही था। उसे देखकर मीशा अगला सांस लेना भूल चुकी थी। उसने आओ देखा ना ताओ पूरी कुव्वत से शारिक के कमरे का दरवाजा बजाने लगी, जो अगले ही लम्हे खुल गया था। अब क्या मुसीबत आ गई? शारिक, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारी तमाम बातों को भुलाकर आज मुझे बचा लो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन इस कॉकरोच को मार दो प्लीज। शारिक ने उसके कंधे से पीछे देखा तो वाकई में लाउंज के अंदर दरमियान में कॉकरोच बैठा हुआ था। अपने आप को देखो, 48 किलो की होगी और वो बेचारा 8 ग्राम का भी नहीं। फिर बात करती हैं फेमिनिज्म की कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं। जाओ मारो जाकर उस कॉकरोच को, तभी मुझे यकीन आएगा कि तुम भी कुछ कर सकती हो। शारिक बड़े सुकून से दीवार के साथ टेक लगाकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसे मीशा की यह हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना आता, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। बस तुम वो कॉकरोच मार दो, खुदा तुम्हारा भला करे। इससे पहले कि शारिक उसे जवाब देता, वो कॉकरोच उनकी जानिब आना शुरू हो गया। ये देखते ही मीशा ने एक छलांग लगाई और भागती हुई शारिक के बेड पर चढ़ गई, जबकि वो बड़े सुकून से अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, 1 इंच भी ना हिला। कैसे पत्थर दिल इंसान हो, एक कॉकरोच भी मारा नहीं जा रहा तुमसे।
निशा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हाँ तो खुद मार लो ना, मुझे जो लेक्चर दे रही हो। वैसे भी मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। पता नहीं घर वालों ने तुम्हारा निकाह मेरे साथ क्यों करा दिया। यही जुमले कहे थे ना तुमने, अब उन जुमलों को साबित करो और शाबाश, आगे आकर मारो ये कॉकरोच, मैं तो नहीं मार रहा। शारिक अब वहां से चलता हुआ सीधा जाकर कुर्सी पर बैठ गया। रात के 3 बज रहे थे और दोनों एक अजीब सा शो लगाकर खड़े। यार, एक कॉकरोच नहीं मर रहा तुमसे। मीशा ने हैरत से अपने शौहर को देखा तो वो कंधे उचकाकर बोला, इतनी अच्छी नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले लूं। शारिक, खुदा का नाम है, मार दो इसे, वादा करती हूं जो कहोगे करूंगी। सच में? अब की मर्तबा शारिक ने जुमाइनी अंदाज में अपनी मनकूहा को देखा था। एक लम्हे के लिए तो मीशा भी उसके अंदाज पर ठुठक कर रह गई थी। शायद वो समझ गई थी। प्लीज। अचानक मीशा की आंखों में आंसू भर आए तो शारिक के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो कुछ भी तासुर दिए बगैर अपनी जगह बैठा रहा। फिर धीरे से चप्पल उतार कर कॉकरोच पर ताक कर निशाना दागा जो पहली ही कोशिश में कामयाब हो चुका था। उसके मरते ही मीशा की जान में जान आई और वो बेदम होकर बेड पर लेट गई। अगले ही लम्हे शारिक उसके सर पर खड़ा उठने का इशारा कर रहा था। क्या मुसीबत है? मीशा ने हैरत से शारिक को देखा तो उंगली से उसे उठने का इशारा करते बोला, मुसीबत तो तुम्हारी मैंने टाल दी। चलो उठो, शाबाश, निकलो अब यहाँ से, नींद हराम कर दी थी मेरी। ये जितनी तुम में अना है ना। उससे पहले मीशा अपना जुमला मुकम्मल करती, शारिक ने उसकी कलाई थाम कर एक झटके से ही कमरे में बाहर निकाल दिया और एक मर्तबा फिर उसके मुंह पर दरवाजा पूरी कुव्वत से दे मारा। वो मुंह खोले उसे देखती रही, लेकिन अगले ही पल बाल दुरुस्त करके अपने कमरे में वापस आ गई। अब वो जो भी करे इसे फर्क नहीं पड़ता था। एक मर्तबा तो मीशा का मतलब निकल चुका था। कमरे में आते ही वो सो गई, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि रात इतनी सख्त नहीं थी जितना आने वाला दिन उसके लिए सख्त होने वाला था, क्योंकि शारिक ने वो कॉकरोच ऐसे ही नहीं मारा था। उसकी कीमत अभी मीशा से वसूल करना बाकी था। अगली सुबह 6 बजे ही मीशा के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। कौन है? उसने चंदी आंखें करके दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो चुप करके पड़ी रही, लेकिन दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। बिलाखिर तकिया एक जानिब फेंक कर बमुश्किल उसने दरवाज़ा खोला तो सामने हशाश बशाश शारिक खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या चाहिए अब तुम्हें? मीशा का मुंह एकदम से बन गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शारिक इतनी सुबह उसके कमरे के बाहर आ सकता है। जूस बना दो। कौन? मैं? मिशाल अपने हाथ से अपनी जानिब इशारा करके पूछने लगी तो शारिक ने कंधे उचकाकर कहा, जाहिर है तुम सुन रही हो तो मैं तुमसे ही कह रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मुलाजिम कहां पर है तुम्हारा? मीशा की नींद एकदम से उड़ चुकी थी। फिलहाल आज के लिए तुम ही मेरी मुलाजिम हो। चलो शाबाश, जूस बनाओ मेरे लिए। तभी पीछे ताई अम्मी आती दिखाई दी तो मीशा ने उन्हें इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। क्या बात है, आज शेर और बकरी एक घाट पर? सब खैरियत तो है? वो इतनी सुबह सुबह शारिक और मीशा को एक दूसरे के साथ देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। ताई अम्मी देखे ना, मुझे सुबह सुबह उठाकर जूस बनाने का बोल रहा है। मीशा ने बगैर किसी शशोपंच के शारिक की माँ को उसकी शिकायत लगा दी, जिस पर शारिक ने कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। बस कंधे उचकाकर अपनी माँ को देखते बोला, अम्मा रात में ये मोहतरमा मेरे कमरे में आई थी 3 बजे। मेरी नींद खराब करने के बाद ये वजह बताई कि इनके कमरे में एक कॉकरोच आ चुका है और मैं उसे मार दूं। मैंने तो मारने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यही मोहतरमा थी जिन्होंने कहा था तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बस उस कॉकरोच को मारने के बदले आज पूरा दिन मैं इससे अपने काम कराऊंगा। अब मुझे आप बताएं, क्या मैंने सब गलत किया? ताई अम्मा ने मुस्कुराकर मीशा को देखा जो हैरत से आंखें फाड़े शारिक की बात सुन रही थी। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे काम कराओगे, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। चलो शाबाश, मुझे देर हो रही है, जिम भी जाना है, जूस बना दो। वो बगैर घबराए बड़े सुकून से हुक्म देकर जा चुका था। आपको मैंने अपने लिए बुलाया था,
लेकिन आप खामोशी से यहाँ खड़ी हैं ताई अम्मा। उसने अपनी सास को देखा जो अब भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। बात तो शारिक की बिल्कुल ठीक है। क्या ताई अम्मा, आपको पता है ना सुबह सुबह उठकर मुझसे काम नहीं होते। इस बात पर ताई अम्मा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के नरमी से कहा कि ये तुम दोनों का मामला है, सो खुद ही आपस में तय कर लो। मुझे बख्शो अभी, वरना तुम दोनों की लड़ाई का नजला मुझ मासूम पर गिरेगा। ये कहकर वो वहां पर मजीद एक लम्हा भी ना रुकी और वहां से चली गई। या अल्लाह, आखिर ये क्यों मुझे इतना तंग करता है। वो पैर पटक कर वापस कमरे में आकर बैठ गई। तभी मीशा के फोन पर शारिक की कॉल आने लगी। उसका दिल चाहा अभी इसी वक्त वो शारिक का गला दबा दे, लेकिन मजबूरी थी, वो नहीं जा सकती थी। अलबत्ता अपना स्टॉलर कंधों पर लपेटकर वो कमरे से बाहर आ गई तो देखा लाउंज में शारिक अपना मोबाइल चला रहा था। उसे मुंह चढ़ाते हुए किचन में चली गई। कुछ देर बाद जूस के साथ वापस आई तो शारिक ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में देखा, जिस पर मीशा को बहुत ज्यादा तप चढ़ी, लेकिन वो कंट्रोल कर गई। हो गया कॉकरोच मारने का बदला पूरा, अब खबरदार मुझे बुलाया तो। ये कहकर वो वापस मुड़ने लगी तो शारिक ने उसकी कलाई थाम कर पीछे की जानिब खींचा। वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और सोफे पर गिर गई। क्या हरकत थी ये? मीशा ने सख्ती से पूछा तो उसने कंधे उचकाकर बोला, अपनी बात का जवाब लिए बगैर कैसे जा सकती हो तुम? देखो प्लीज, मेरा सर बहुत दुख रहा है। पहले भी पूरी रात जागती रही और अब सुबह सुबह मुझे उठा दिया। शदीद नींद आ रही है मुझे, फिर बात करेंगे। ये कहकर वो अपनी जगह से उठने लगी, मगर शारिक ने उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। मोहतरमा, सिर्फ एक काम करके तुम कॉकरोच का बदला पूरा नहीं कर सकती। तुम्हें आज पूरा दिन मेरी हर बात माननी है। मेरे सारे काम तुम करोगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मीशा को हैरत का जोरदार झटका लगा। ठीक है, तुम जा सकती हो, शारिक ने कंधे उचका कर कहा तो मीशा ने उसे अजीब निगाहों से देखा, गोया उसे शारिक के दिमागी तवाजुन खराब होने का शुबा हुआ हो। किस ढीठ मट्टी के बने हुए हो तुम? ये कहकर वो थप थप करती अपने कमरे में आ गई। बेटा, एक दिन तो क्या, पूरा हफ्ता, एक हफ्ता बल्कि पूरी जिंदगी मेरी बात मानने पर मजबूर कर दूंगा। इंतजार करो बस तुम। अपने मुंह पर हाथ फेरते शारिक ने दिल ही दिल में मजा लेकर कहा। दूसरी जानिब मीशा भी कमरे में जा चुकी थी। शारिक खामोशी से उठकर वॉक करने चला गया, लेकिन जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपर था। बगैर किसी भी शशोपंच के वो मीशा के कमरे में गया तो कमरा लॉक था। डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही अंदर गया तो मीशा लाइट बंद किए गहरी नींद सो रही थी। मीशा, 1 मिनट से पहले उठ जाओ, वरना मैं तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। उसने 2-3 मरतबा बोलकर मीशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुई। बिलाखिर शारिक ने उसे कंधे से पकड़कर अच्छी तरह झंझोड़ डाला। अब की बार वो मंदी आंखों को खोलकर आंख अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी निगाह शारिक पर पड़ी, जो बड़ी शरारती मुस्कुराहट लिए सामने खड़ा था। तुम्हें तमीज नहीं? किसी के भी कमरे में मुंह उठाकर चले आते हो। मीशा को वाकई में बहुत शदीद गुस्सा आया। कल रात से शारिक ने उसे तंग करके रखा हुआ था। 1 मिनट से पहले उठ जाओ, वरना ये शॉपर देख रही हो, कॉकरोच का भरा हुआ है, तुम्हारे कमरे में ही खोल दूंगा। इस बात पर मीशा की आंखें एकदम से फैल गईं और वो उछलकर खड़ी हुई। उसे यकीन था शारिक ने ये बात की है तो वो सच करने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। शारिक ने आगे बढ़कर कमरे का बल्ब ऑन किया। उसके हाथ में सफ़ेद रंग का ट्रांसपेरेंट शॉपर मौजूद था, जिसके अंदर कॉकरोच चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। दिमाग सही है तुम्हारा? क्या हरकत है ये? निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। मीशा तो उन कॉकरोच से बहुत ज्यादा कराहियत महसूस कर रही थी, जबकि शारिक ढिठाई से जाकर कुर्सी पर बैठ गया। शारिक, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। इस बात पर शारिक का मुंह एकदम से बना और उसने आओ देखा ना ताओ शॉपर की गिरा खोलना शुरू कर दी। उस पर मीशा बौखला कर रह गई। उसने इर्द गिर्द किसी चीज से मदद लेना चाही, मगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो शारिक को रोक सकता। प्लीज ये शॉपर मत खोलो, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। माफ कर दो मुझे, मत खोलो इसे। मीशा के माफी मांगते ही शारिक ने वो शॉपर वहीं से बंद कर दिया। चलो उठो, शाबाश। अगर तुम चाहती हो कि मैं कॉकरोच तुम्हारे कमरे में ना छोड़ूं तो मेरे लिए नाश्ता बनाओ।
मुझे इतना शदीद कदम ना उठाना पड़ता अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेती। शारिक। मीशा की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए, मगर शारिक टस से मस ना हुआ। अपने कमरे में बैठा हुआ हूं मैं, नाश्ता बनाने के बाद बुला लेना, मेरी आज एक बहुत अहम मीटिंग है। ये कहकर वो मीशा के कमरे से जा चुका था, जबकि वो कुशन में मुंह देकर पूरी कुव्वत से चीखी थी और उसकी चीख उस कमरे से बाहर ना जा सकी। क्या मुसीबत है? अपना लिहाफ एक जानिब फेंककर वो धप धप करती कमरे से बाहर आ गई। बाकी घर वाले भी उठ चुके थे, मगर मीशा को इतनी जल्दी उठते देखकर सभी के चेहरों पर बहुत ज्यादा हैरानी थी कि वो कभी भी जिंदगी में इतनी जल्दी नहीं उठी थी, बल्कि सबसे आखिर में 10-11 बजे जाकर मीशा की सुबह होती थी। अरे, ये सूरज आज कहाँ से निकला है कि मेरी बच्ची इतनी जल्दी उठ गई? मीशा की माँ ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा तो वो और चिढ़ गई। देखना, ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी मैं। जितना जुल्म आप लोग मुझ पर मिलकर कर रहे हो, उस एक एक जुल्म का बदला कयामत वाले दिन लूंगी मैं। अरे क्या हुआ मीशा, सब ठीक तो है? उसकी रुहासी शक्ल देखकर अम्मा की दिल को कुछ हुआ, लेकिन मीशा वहां पर ना होती, सीधा किचन में आ गई। अम्मा भी उसके पीछे किचन में आई तो देखा वो नाश्ता बनाने में मसरूफ है। अरे मेरी बच्ची, खैर है, हो क्या गया तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम। जिसके साथ मेरी शादी कराई है ना, उसी ने ऐसा बना लिया है। आप लोगों ने। आ गया यकीन? क्यों मैं मना कर रही थी शारिक के लिए? अरे अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ है, अम्मा ने संजीदगी से कहा तो मीशा चिढ़ गई। अम्मा, जो भी हुआ है निकाह तो हो चुका है ना। इस नवाबजादे ने रात को सिर्फ एक कॉकरोच मारा था और आज सुबह सुबह कॉकरोच से भरा शॉपर लेकर मेरे कमरे में मुझे ब्लैकमेल करने पहुंच गया कि मैं जो कहूंगा तुम मेरी हर बात मानोगी। जब मैंने मना किया तो धमकी दी कि सारे कॉकरोच मेरे कमरे में गिरा देगा। ये कहते हुए मीशा की आंखों में आंसू चमकने लगे, जिस पर अम्मा को बेसाख्ता हंसी आई, मगर वो अपनी हंसी को बमुश्किल जब्त कर गई। जानती थी अगर इस वक्त वो गलती से भी मुस्कुराती तो मीशा फिर बिगड़ सकती थी। चलो, शारिक का नाश्ता तो तुम बना ही रही हो, हम सब का भी बना लो। अम्मा नया हुक्म देकर फौरन ही किचन से बाहर चली गई थी। जानती थी अगर एक लम्हा भी वहां मजीद रुकी तो वो फौरन इनकार कर देगी। किचन से बाहर आते ही वो मुस्कुराकर खुद से मुखातिब हुई। बच्चे, इसीलिए तो तुम्हारा निकाह शारिक से किया है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। बड़ा जिगर वाला बच्चा है वो। मीशा थी तो उनकी बेटी ही, लेकिन वो अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। सब घर वालों को इल्म हो चुका था कि आज नाश्ता मीशा बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शारिक का तो हर काम आज वो खुद करेगी। कुछ देर बाद शारिक कमरे से बाहर निकला और सीधा किचन के दरवाजे में जाकर संजीदगी से बोला, बताया था कि मेरी मीटिंग है, लेट मत करवाना, लेकिन तुमने भी कसम खाई हुई है जब तक अगले बंदे को तंग नहीं करती सुकून नहीं आता तुम्हें। शारिक की बात पर बाहर बैठे सभी घर वाले मुस्कुरा दिए। तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था मेरे हाथ का नाश्ता करने का। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। उससे लड़ने के बाद शारिक वापस आकर लाउंज में बैठ गया। शारिक बच्चे, अगर तुम यही हरबा आजमा कर मेरी बच्ची को घरदारी सिखा दो तो कितनी अच्छी बात है। अम्मा ने मजा लेते कहा तो वो भी मुस्कुरा कर बोला, आंटी, आपकी बेटी मेरे बस से बाहर है। एक काम करें, जाते हुए वो कॉकरोच वाला शॉपर मैं आपको दे दूंगा, आप खुद उसे डरा डरा कर घर का सारा काम, क्या पूरे मुल्क का काम करवा लीजिएगा। बेशक। इस बात पर सब एक जोरदार कहकहा लगाकर हंसे, जबकि अंदर खड़ी मीशा समझ चुकी थी कि ये कहकहा उसी पर लग रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। अगले चंद ही मिनटों में वो शारिक के लिए नाश्ता बनाकर लाई थी, जिसके 2 नवालों के बाद ही वो तैयार होने चला गया। हमें भी करा दो अपने नरमो नाजुक हाथों से। जब बाकी घर वालों ने मीशा को छेड़ना शुरू किया तो तभी वहां ताई अम्मा भी कमरे से बाहर आती दिखाई दी। वो उन्हें देखते ही फौरन उनके पास चली गई और ना सिर्फ शारिक की बल्कि सब घर वालों की शिकायत उन्हें लगाई। वो जानती थी सिर्फ एक यही वोट उसके हक में है। ना तंग करो मेरी बच्ची को, जाओ सो जाओ जाकर, और ये शारिक के बच्चे को भी मैं देखती हूँ, अजीब कयामत में जा रखी है। उनकी बात पर मीशा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली आई।
तभी उसे शारिक की एक आवाज़ एक मर्तबा फिर से सुनाई दी तो वो पैर पटक कर रह गई। उसे जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर ना जाती तो शारिक उसके कमरे में वापस आ जाता। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों नचा के रखा है मुझे सुबह से? और जो तुमने आधी रात को मुझे नचाया था वो सब क्या था? मैंने भी तो बर्दाश्त किया था ना, अब तुम भी कर लो ज़रा सा बर्दाश्त। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, और जाओ काम पर अपने। अजीब गुंडागर्दी मचाई हुई है, तुम्हारा थाना नहीं है ये। मुझे ज़्यादा सबक मत पढ़ाओ और शाबाश मेरे कमरे का खिलारा समेट दो जब तक मैं तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि तुम पर एतमाद नहीं कर सकता, इसलिए मेरे खड़े खड़े कमरा सेट कर दो। मीशा इस बात पर दांत पीस कर रह गई। तायम्मा को शिकायत लगाई है मैंने तुम्हारी। जिसे मर्जी लगाओ, लगाती रहो, क्योंकि तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ना महरम नहीं हूं, तुम बीवी हो मेरी। ये कहते शारिक ने बालों में ब्रश फेर कर वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखा और मीशा की जानिब एक एक कदम उठाता हुआ उसके बेहद करीब आ गया। वो नीले रंग की टी शर्ट और पजामा में उस वक्त भी नींद में डूबी लग रही थी। ये मेरे करीब कहाँ आते जा रहे हो? जाओ तैयार हो, करती हूँ मैं कमरा साफ। अपनी बीवी को देख रहा हूँ, क्या खुद की बीवी को देखने में भी कोई बुराई है? वो उसके बेहद करीब आ गया था, जबकि मीशा पीछे होती दीवार के साथ जा लगी। उसे शारिक के अंदाज बहुत अजीब लग रहे थे। उनके निकाह को 4-5 माह हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद कभी भी शारिक ने उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था जैसा अजीब वो अब हो रहा था। शारिक पीछे हो जाओ, वरना आज तुम अपना सर मुझसे फड़वा लोगे। अच्छा, इतनी ताकत आ गई तुम में कि एक पुलिस अफसर को मारने की धमकी दो? ये कहते हुए उसने मीशा का बाजू थामा और उसके करीब होने लगा। दूसरी जाने मीशा को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। ये वो लड़का नहीं था जिससे उसका निकाह हुआ था, क्योंकि उसके तेवर तो मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। जो बार बार मीशा के करीब आने की कोशिश कर रहा था और बहाने बहाने से उसे अपने करीब रख भी रहा था। मीशा ने उसका कॉलर अपने दोनों हाथों में थाम कर गर्दन पर जरा दबाव बढ़ाया तो शारिक वहीं पर रुक गया। कौन हो तुम? मैं जानती हूं तुम मेरे शौहर नहीं हो। इस बात पर शारिक को बहुत ज्यादा हंसी आई। उसने नरमी से मीशा की आंखों पर हाथ रखकर बंद करने की कोशिश की, जिस पर मीशा ने मज़ाहमत भी की, मगर शारिक के हाथ ने मजबूती से उसकी आंखों पर दबाव बढ़ाया और दूसरे हाथ से उसका बायां हाथ खींचकर अपने सामने किया और बड़े सुकून से कोई शय उसकी हथेली पर रख दी और मीशा की आंखों से हाथ हटा दिया। मीशा ने आंखें खोलकर अपनी हथेली पर देखा तो चीखें मारती हुई बेड पर पहुंच गई, क्योंकि शारिक ने उसकी हथेली पर एक कॉकरोच रखा था। ये देखकर मीशा की हालत बहुत ख़राब हो गई और वो कितनी ही देर चीखें मारती रही, यहाँ तक कि बाकी सब घर वाले भी वहाँ पर आ गए। जब सामने का मंजर देखा तो एक जानिब शारिक खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि मीशा अभी तक बिस्तर पर उछल रही थी। क्या बात है मीशा, क्या तमाशा लगाया हुआ है? सुबह से तुम्हारे ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे। नीचे उतरो, अम्मा ने उसे सख्ती से कहा, क्योंकि वाकई सुबह से वो सबकी नाक में दम किए हुए थी। अम्मा, इस बदतमीज़ ने मेरे हाथ पर कॉकरोच रख दिया, उसने रोते हुए अपनी माँ को देखकर कहा तो उन्होंने तसल्ली देने के बजाय उल्टा मजीद डांट दिया। तमीज़ ख़त्म हो गई है तुम में, जो सब घर वालों की मौजूदगी में अपने शौहर को बदतमीज़ कह रही हो। नीचे उतरो, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। अम्मा ने उसे हाथ से पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतरने से इनकारी थी। अम्मा, वो कॉकरोच यहीं कहीं पर है। वो अब भी डर रही थी, जबकि शारिक मुस्कुराकर बोला, नकली कॉकरोच था, ये देखो। साथ ही नीचे पड़ा हुआ नकली कॉकरोच उठाकर मीशा के सामने लहरा दिया। वो एकदम से खामोश हो गई और उसकी माँ ने उसे एक झटके से ना सिर्फ नीचे उतारा बल्कि वहां से ले गई। उसके जाते ही ताई अम्मा ने आगे बढ़कर शारिक का कान बुरी तरह से मरोड़ दिया, लेकिन वो कोई भी रद्द अमल देने के बजाय संजीदगी से बोला, निकाह किया है ना आपने मेरा उसके साथ, अब मेरा जो दिल चाहे मैं करूं, आप लोग मुझे मना नहीं करेंगे। भूल गए हैं वो वक्त जब मैं दुहाई दे रहा था कि कैसे रखूंगा मैं इस चुड़ैल को अपने साथ? तो आप लोगों ने ही कहा था जैसे भी रखो ये तुम्हारा मसला है, लेकिन हम तुम्हारी शादी मीशा के साथ ही करवा कर रहेंगे। जीने दें अब मुझे मेरी जिंदगी। ये कहकर वो फौरन से कमरे से बाहर चला गया।
जानता था अगर एक लम्हा भी मजीद रुका तो ताई अम्मा उसे थप्पड़ जरूर जड़ देंगी। बाहर आया तो देखा वहीं कॉरिडोर में मीशा और उसकी माँ खड़े बहस कर रहे थे। मीशा ने शारिक की जानिब देखा तो वो उसे आंख मारकर चला गया। वो इस बात से तो वाकिफ था कि अगले कई दिनों तक जो किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो इन सब बातों के लिए तैयार था। जिंदगी तो उसे मीशा के साथ ही गुजारनी थी, तो क्यों ना वो इस जिंदगी को जरा दिलचस्प बनाकर गुजार लेता। वो दोनों आपस में कज़न थे, लेकिन कसम भी ऐसे जिनमें हर वक्त लड़ाई झगड़े रहा करते थे। कभी भी घर वालों ने मीशा और शारिक को एक साथ बैठे नहीं देखा था। हाँ, अगर वो दोनों का भी एक दूसरे के साथ बैठे दिखाई देते तब भी घर वालों को यकीन होता कि एक दूसरे को तंग करने का ही कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। दोनों में ही अजीब मगरमच्छ का बैर था। दोनों हर वक्त इस मुकाबले में रहते कि उसकी क्लास में नंबर ज़्यादा आ जाए, या फिर हर वक्त ये दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में मगन रहते। घर वालों ने कभी भी इन दोनों की शादी की जानिब तवज्जो नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे वैसे उन दोनों की लड़ाइयाँ भी पूरे घर को तंग कर रही थी। आए दिन कोई ना कोई लड़ाई करके वो एक दूसरे को कभी मार रहे होते तो कभी गालियाँ दे रहे होते। बचपन में तो ये सब बहुत क्यूट और अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहे थे शारिक और मीशा दोनों ही एक दूसरे के करीब आने के बजाय मजीद दूर हो रहे थे। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन अभी तक उनके दरमियान का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था। घर वाले ये तक नहीं जानते थे कि उनकी लड़ाई की वजह क्या है। एक दिन अम्मा ने बिठाकर मीशा से पूछा कि तुम शारिक के साथ झगड़ा क्यों करती रहती हो, तो उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। आपको दिखाई नहीं देता कितना तंग करता है वो मुझे? मीशा ने सिर्फ इतना कहा। बेटा, वो तुम्हें तंग करता है तो तुम कौन सा तंग नहीं करती? तुम भी बराबर का हिसाब पूरा करती हो। बहरहाल जो कुछ तुम दोनों ने करना था वो कर लिया, लेकिन अब से तुम दोनों बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, और खबरदार तुम उसके मामलात में बोली तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। आप हमेशा मुझे ही समझाती रहा करें, कभी जाकर शारिक को भी बताएं। जानती हैं आज क्या हुआ? मेरी यूनिवर्सिटी में आ गया था। मैं अपनी डिग्री लेने गई थी तो पीछे ही आ गया। फिर अम्मा ने आगे पूछा तो वो एकदम से खामोश हो गई, क्योंकि उसे अदराक हो चुका था कि वो अम्मा को अब वो बात बताने जा रही थी जो नहीं बताने वाली थी। लेकिन ये जुमला उसके मुंह से निकल चुका था और अब अम्मा पूरी बात सुनने पर मज़िर थी। नहीं, बस कुछ नहीं, वैसे ही मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। वो एकदम से बात बदल गई, लेकिन अम्मा ठुठक गई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मीशा से पूरी बात सुन सके, लेकिन मीशा अपनी बात से ना हिली और उन्हें भिनक भी ना पड़ने दी कि आज उसके और शारिक के दरमियान क्या लड़ाई हुई थी। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब वो मीशा से बात सुनने में नाकाम रही तो उन्होंने शारिक से पूछने का मंसूबा बनाया, लेकिन ये बात उन्होंने मीशा को नहीं बताई। शाम को शारिक वापस आया तो माँ उसके साथ बाजार चली गई, जबकि बाजार तो मीशा ने भी जाना था। लेकिन जब अम्मा शारिक के साथ गाड़ी में बैठी तो वो एकदम से पीछे हट गई। तकरीबन आधे रास्ते में जाकर अम्मा ने संजीदगी से शारिक को मुखातिब करते कहा, आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? इस बात पर चौंक कर शारिक ने अपनी चच्ची को देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मीशा ये बात अपनी माँ को बता सकती है। क्या हुआ चच्ची? क्या पूछना चाह रही हैं आप? उसके तेवर देखकर अम्मा को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उन्होंने बताया मीशा ये बात मुझसे छुपा रही है तो शारिक भी कभी वो बात नहीं बताएगा। क्या कहा था आज तुमने मीशा को? दोबारा बताओ। तुम्हारी अम्मी से बात करती हूँ मैं। अम्मा को तीसरी बात का भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने यूं ही अंधेरे में तीर चलाया था जो बिल्कुल जाकर निशाने पर लगा। क्या मीशा ने आपको ये सब कुछ बता दिया? वो बहुत हैरान हुआ। अम्मा ने थूक निकलते इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ एक मर्तबा तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कोई फैसला करूँगी। चच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस लड़के को जानती नहीं हैं। इंतहाई लोफर इंसान है, मेरे दोस्त का जानने वाला है। बेशक मीशा से मेरी जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हों, मगर है तो वो हमारे घर की लड़की ना। अब वो इंसान मीशा को प्रपोज कर रहा है तो मैं कैसे खामोश रहता? अगर जाकर उसे मारता तो वो भी उल्टा मुझे मारने लगता। इस बात पर अम्मा के दोनों कान खड़े हो गए।
उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात मीशा उनसे छुपा सकती है, लेकिन वो खामोश रही और शारिक की बात सुनती रही। जानती थी अगर थोड़ा सा भी उन्होंने शारिक को टोक दिया तो वो समझ जाएगा कि वो इस बात से वाकिफ नहीं है। मुझे और कोई बहाना ना सूझा तो जाकर ये कह दिया कि मीशा मेरी मंगेतर है। मुझे लगता था शायद मीशा ये बात आपको ना बताए, लेकिन अगर उसने ये बात आपको बता दी है तो आप खुद फैसला करें। बल्कि मैं आपको उस लड़के से मिलवा देता हूँ। अगर आपको मीशा के लिए वो ठीक लग रहा है तो बेशक वहाँ पर उसकी शादी कर दें। बाकी मैंने जो कुछ किया अपनी समझ बूझ के मुताबिक किया। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं पहले से ही माजरत ख्वाह हूँ। शारिक ने अपनी बात मुकम्मल की तो अम्मा दिल ही दिल में उसकी समझदारी को दाद देने लगी। वाकई में शारिक ने जो किया था वो बेहतरीन किया था। मीशा उनकी बच्ची ऐसी बिल्कुल नहीं थी, और शारिक ने यह भी बताया था कि शायद मीशा उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो लड़का जानबूझकर उसके पीछे पड़ा था। तो इन हालात में शारिक ने जो भी फैसला किया वो बेहतरीन था। चलो देखते हैं क्या करना है। ये कहकर अम्मा खामोश हो गई। उन्होंने मजीद इस मौजू पर शारिक के साथ कोई बात नहीं की थी। वो भी चुप रहा, लेकिन दिल ही दिल में उसे मीशा पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो ये सब कुछ बता सकती है। जिस एकेडमी में वो पढ़ता था वहीं पर मीशा भी पढ़ती थी। एक मर्तबा शारिक की किसी लड़की के साथ दोस्ती हो गई तो मीशा ने शरारत करते उसे बोल दिया कि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका रिश्ता भी तय हो चुका है। इस बात पर शारिक ने मीशा से बहुत बदले लिए, लेकिन उसने कभी भी ये बात घर वालों को नहीं बताई थी। उसे शदीद गुस्सा आया। जैसे तैसे करके वो अम्मा को घर वापस लाया और सीधा मीशा के कमरे में आन धमका। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे तुमने चच्ची को मुंह फाड़कर सब कुछ बता दिया? ओह हेलो, तमीज से बात करो। और क्या बताया है मैंने जो तुम इतना बेफर रहे हो? मीशा ने हैरत से गुस्से में खड़े शारिक को देखा। यही कि आज मैंने खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बताया था। शर्म करो, जब तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया था तो क्या मैंने घर वालों को ये बातें बताई थी? यार मैंने कुछ नहीं बताया, मेरे मुंह से थोड़ी बात निकल गई थी, लेकिन मैं फौरन पलट गई थी। क्या अम्मा ने तुमसे पूछा? एकदम से वो चौंकी। हाँ, ना सिर्फ पूछा बल्कि उन्होंने मुझे यूं महसूस कराया जैसे तुम पूरी बात उन्हें पहले ही बता चुकी हो। यह सुनकर मैं भी गुस्से में आ गया और मैंने भी एक एक बात चच्ची को बता दी। क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? शारिक गुस्से से बोला तो वो भी गुस्से में आ गई। मुझे ये बताओ, हम दोनों के पहले कौन से अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं जो मैं फ़ोन करके तुम्हें हर छोटे वाक़े की तफसील देने बैठ जाऊं? यार तुम्हें खुद दिमाग नहीं है क्या? ज़रा इस्तेमाल करके अम्मा की बातों को पकड़ने की कोशिश करती। पता नहीं अब वो मेरे मुतल्लिक क्या क्या मुबालगे लगा रही होंगी। लगाने दो, तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है? शारिक ने कंधे उचकाकर कहा तो मीशा ने करीब पड़ा कुशन उठाकर शारिक की जानिब उछाल दिया, जिसे शारिक ने बड़ी महारत से कैच कर लिया। भुक तो अब बैठकर, ये कहकर वो कमरे से चला गया, जबकि मीशा की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसे रह रहकर अम्मा के रवैये के मुतल्लिक परेशानी हो रही थी। न जाने वो क्या सोच रही होंगी। लेकिन 2 से 3 दिन तक अम्मा इस मौजू पर मीशा से कोई बात नहीं कर रही थी। ये बात उसने शारिक को भी बताई तो वो मज़े से बोला, तो एंजॉय करो, क्यों परेशान हो रही हो? मीशा भी रिलैक्स हो गई, लेकिन वो दोनों ही ये बात नहीं जानते थे कि ये वाक़या उन्हें कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। ठीक 1 हफ्ते बाद उन दोनों को लाउंज में बुलाया गया। सभी घर वाले खामोश थे। क्या बात है भाई, हम दोनों से ऐसी कौन सी बात करनी है आप लोगों ने? मीशा ने कंधे उचकाकर कहा, जबकि शारिक सुकून से एक जानिब बैठा था। हम तुम दोनों का रिश्ता तय कर रहे हैं। इस बात पर दोनों ही चौंक गए। मीशा तो शारिक के चेहरे की रंगत भी एकदम से उठ चुकी थी। अम्मा आप होश में तो हैं? मीशा ने हैरत से माँ को देखते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है अपने बच्चों का रिश्ता मैं बेहोशी में करूंगी? शाबाश, तैयारी करो, जुम्मे को तुम दोनों का निकाह है। अब की मर्तबा शारिक ने भी इनकार कर दिया तो अम्मा ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, वहां पर तो बड़ी बहादुरी दिखा रहे थे, बहुत मुहाफिज बन रहे थे। अब जब हकीकतन मुहाफिज बनने का वक्त आया
तो यूं औरतों की तरह पीठ नहीं फेर सकते तुम। हाँ भाई, अम्मा ने भी अपनी देवरानी की हाँ में हाँ भरी। शारिक, अब मैं तुम्हें बहस करते ना देखूं। यह हम बड़ों का फैसला है और तुम दोनों का निकाह होकर रहेगा। बेशक जो करना है कर लो। लेकिन ताई अम्मा, आप जानती तो हैं हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ताई अम्मा ने सख्त निगाहों से मीशा को देखा और कहा, यही हमारी गलती है। जो रिश्ता हमें बचपन में तय कर देना चाहिए था, उसे तय करने में हमने बहुत वक्त लगा दिया। अब तुम दोनों की शराफत इसी में है कि खामोशी से हमारी बात मान लो, वरना अपनी बात तो हम मनवा कर ही रहेंगे। अम्मा, ये ज्यादती है। इस मर्तबा शारिक भी संजीदगी से बोला था। अम्मा ने हाथ झटक कर उसकी बात को बिल्कुल घास नहीं डाली। शारिक, मेरे बच्चे, ये तुम ही थे ना जो कह रहे थे कि तुम्हें पुलिस में नहीं जाना, लेकिन मेरी जिद पर तुमने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो देखो कितनी जल्दी तुम्हें प्रमोशन मिल गई है, जबकि तुम्हारे साथ वाले अब तक प्रमोशन के ख्वाब देख रहे हैं। तुम दोनों ही हमारे बच्चे हो और हम अपने बच्चों के लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकते। उसकी बात उन दोनों ने बथेरा वावेला मचाया। हर तरह से अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले जब एक बार ठान चुके थे तो उन्होंने भी पीछे ना हटने की कसम खा ली। हर तरह की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्होंने मीशा और शारिक का निकाह जबरदस्ती करवा दिया। मीशा शारिक को इस निकाह का जिम्मेदार ठहराती थी, जबकि शारिक मीशा को। यूं करते करते निकाह तो हो गया, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को बुलाना बंद कर दिया था। तकरीबन 2-3 माह तो दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बुलाया। दूसरी जानिब घर वालों को भी इस बात से रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने मीशा और शारिक दोनों को उनके हालों पर छोड़ा हुआ था कि जब शादी होगी तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। 3 माह तक उनकी नाराज़गी का जब कोई हल ना निकला तो उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी, मगर ये बातचीत पहले से ज़्यादा अजीब हो गई थी। अब भी उनका बचपना नहीं गया था। वो पहले से ज़्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने और तंग करने की कोशिश करते थे। शाम को शारिक घर वापस आया तो मीशा घर पर नहीं थी। पहले तो वो इंतज़ार करता रहा कि हो सकता है मीशा कहीं पर गई हो और अभी वापस आ जाए, मगर 2-3 घंटों बाद भी वो ना लौटी तो उसे परेशानी होने लगी। लेकिन फिर भी उसने घर में किसी से मीशा की गैर मौजूदगी के मुतालिक नहीं पूछा था। रात हो चुकी थी तब वो तंग आकर अपनी माँ के पास गया और पूछा, मीशा कहाँ है? उन्होंने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं मालूम। अम्मा बताएं ना कहाँ पर है वो, मुझे कुछ काम करवाना है उससे अपना। इस बात पर ताई अम्मा ने चौंक कर बेटे को देखा और संजीदगी से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है उसे काम कराने की। क्या मतलब? बीवी है वो मेरी। शारिक काफ़ी हैरान हुआ था। वो भी उसके लहजे में बोली, लेकिन तुमने कभी उसे बीवी समझा ही नहीं। खैर बेटा, परेशान ना हो, हमें अपनी गलती का अदराक हो चुका है। हमें अपने बच्चों पर यूं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम लोगों ने इनकार किया था तो तुम्हारे इनकार का एहतराम करना चाहिए था, लेकिन हम बेवकूफ़ थे। ये कहकर ताई अम्मा एकदम से खामोश हो गई और अपने काम में मगन हो गई। शारिक के दिल को कुछ हुआ था। अम्मा बताएं ना, क्या कह रही हैं आप? शारिक कुछ भी नहीं कह रही, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जाओ शाबाश अपने कमरे में, फिर बात करेंगे। अभी मैं परेशान हूँ। मगर अपनी परेशानी तो बताएं। अब की मर्तबा ताई अम्मा ने अपना मोबाइल एक जानिब रखा और संजीदगी से बोली, ख़त्म कर रही हूँ मैं तुम्हारा रिश्ता मीशा के साथ। हम दोनों की गलती थी, हमें ही सुधारनी है। हमें लगा था कि मीशा की हिफाजत तुमसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज अतराक हो चुका है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा बड़े ही ठीक हों, कभी कभार बच्चों की भी बात लेनी चाहिए। ये बात सुनते ही शारिक एकदम से खामोश हो गया। वो मर कर भी ये तवक्को नहीं कर सकता था कि उसके वालिदैन इतना बड़ा फैसला लेंगे, सिर्फ इस वजह से कि उसने आज मीशा से काम करवाने थे। लेकिन वो है कहाँ पर? अपने तजस्सुस पर काबू ना पाते उसने दोबारा फिर से पूछा। ताई अम्मा ने गौर से अपने बेटे को देखा और बोली, तुम्हें इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परेशान नहीं हो, अपनी नानी के घर गई है। बहुत जल्द तलाक के कागजात बन जाएंगे और उसके बाद मीशा का बाहर किसी मुल्क में एडमिशन करा देंगे। तलाक के बाद जहां तुम कहोगे मैं अपने बच्चे का रिश्ता बिल्कुल वहीं पर करूंगी।
एक मर्तबा मैं गलती कर चुकी हूँ, मगर बार बार ये गलती किसी सूरत नहीं दोहरा सकती। ताई अम्मा बोलती जा रही थी, जबकि शारिक का दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। अम्मा, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? आप लोगों ने हमें जानवर समझा हुआ है क्या? जब दिल चाहा इकट्ठा कर दिया, जब दिल चाहा दूर कर दिया। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा तो हमें लगना चाहिए, क्योंकि ये सब हमने किया था। तुम तो आज़ादी चाहते थे ना मीशा से। ताई अम्मा ने दुखी लहजे में कहा। शारिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या बताए और कैसे समझाए। चलो जाओ मेरा बच्चा अपने कमरे में। इस बात पर शारिक खामोशी से अपने कमरे में आ गया। वो कैसे बताता घर वालों को? काश ये सब ना होता। तकरीबन 3-4 दिन वो यूं ही घर में फिरता रहा। अजीब बेकली सी मची हुई थी दिल में। ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना ही कुछ करने का दिल कर रहा था। थाने जाकर वापस आता तो पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहता। उसे तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। जब ताई अम्मा उसके पास आई और पूछा, क्या बात है शारिक, तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो? तंग नहीं करें अम्मा, मेरा नहीं दिल चाह रहा बात करने का, मुझे सोना है। ये कहकर शारिक ने करवट ली तो ताई अम्मा संजीदगी से बोली, कल सोमवार है और कल तुम मेरे साथ कोर्ट चल रहे हो। तलाक के कागजात बनवाने हैं। अम्मा, मैं मीशा को तलाक नहीं दूंगा। वो एकदम से बेफर कर बोला। क्यों नहीं दोगे तलाक? यही तो चाहते थे ना तुम। अब जब तुम आज़ाद कर रहे हैं तो तुम नई परेशानी ले आए हो। वो एकदम से उठकर बैठ गया और अपनी माँ के दोनों हाथ थामकर नरमी से बोला, क्या अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप समझने की कोशिश करेंगी? हाँ मेरा बच्चा, बोलो, माँ यहीं पर है। अम्मा, मुझे मीशा बचपन से पसंद थी। मैं सिर्फ उसकी तवज्जो चाहता था, इसीलिए उसके साथ लड़ाई करता रहा। उस दिन भी जो वाकया हुआ था मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि बेसाख्ता ही खुद को उसका मंगेतर बनाया था। अब मेरे दिल की कैफियत नहीं भांप सकती थी। एकदम से मुझे यूं लगा था अगर मीशा ने उस लड़के को हाँ कर दी तो मेरा क्या बनेगा। मैं मीशा को पसंद करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ऐसा ना करें। वो बोलता जा रहा था, जबकि ताई अम्मा खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद उठकर वहां से चली गई। शारिक को लगा शायद उन्हें इनकी बात समझ में आ गई है, लेकिन अगले 2 मिनट बाद वो वहां पर वापस आ चुकी थी। उनके हाथ में मोबाइल था जो उन्होंने ऑन करके शारिक को थमा दिया और खुद कमरे से बाहर चली गई। उस मोबाइल में भी मीशा और उसकी माँ की गुफ्तगू रिकॉर्ड थी, जो यकीनन छुपकर बनाई गई थी। उसमें मीशा भी अपनी माँ के सामने बैठी वही एतराफ़ कर रही थी कि उसे खुला नहीं लेनी शारिक से। वो उसे पसंद करती है, बस शारिक की तवज्जो कहीं और ना भटक जाए, इसीलिए उसे तंग करती है। ये देखकर शारिक की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। पागल थे वो दोनों, एक दूसरे को पाने के लिए एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, जबकि किस्मत पहले ही उन दोनों को एक दूसरे के मुकद्दर में लिख चुकी थी। ताई अम्मा वापस आई तो साथ मीशा भी थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर से हंस दिए, क्योंकि दोनों ही बेवकूफ़ थे, मगर उनके बड़े हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने वो समझ लिया था जो उनके बच्चे नहीं समझ पाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।